हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सबके सब अच्छे होंगे। और ज्योग्राफी का सेशन हम लोग आज फिर से लेकर के आए हुए हैं। आपको पता है कि प्रत्येक दिन यह जो सीरीज चल रहा है, जिस प्रकार से इस सीरीज का बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। चलते हम लोग पहला क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ। निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा हैं। तो इस पहला क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा हो जाएगा। अब देखिए, मून्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि मून्स का मतलब सीधा लेना है। जहाँ भी मून्स वर्ड लिखा हुआ हो, इसका सीधा मतलब है कि इसका मतलब है यह सैटेलाइट के बारे में बोला जा रहा है कि वह किसका उपग्रह है। तो आपको बता दें कि निक्स और हाइड्रा जो है यह उपग्रह है किसका, प्लूटो का। प्लूटो के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्लूटो को अब ग्रह के कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा है 2006 के बाद से। उससे पहले तक प्लूटो ग्रह की कैटेगरी में आता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंड ऑन द मून। यानी कि मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा। बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा। तो पहली बार जो मनुष्य चंद्रमा पर उतरा है, यह उतरा है 1969 में। आई थिंक जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जो 1969 में चंद्रमा पर उतरे थे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जरा सोचिए कि चंद्रमा पर क्यों उतरे वो। ऑब्वियस सी बात है भाई कि मून जो है ये अर्थ है, ये अर्थ का सैटेलाइट है मून, और चारों तरफ चक्कर लगाते रहती है। तो इसके बारे में हम पता तो करें। तो पता करने के लिए, या फिर क्या इस पे जीवन है या नहीं है, यहाँ पे किस टाइप्स के रॉक सिस्टम हैं, ये किस टाइप के रॉक सिस्टम है। और एक बात और हम आपको बता दें कि जब हम आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं, तो उस समय जब हम पृथ्वी के बारे में बताते हैं, तो पृथ्वी के एविडेंस में चंद्रमा के बारे में भी बताते हैं। जो डायरेक्ट एविडेंस होता है कि जब हम चंद्रमा के चट्टान का अध्ययन कर लेते हैं, चंद्रमा के रॉक का अध्ययन कर लेते हैं, तो फिर इसी से कनेक्ट होकर के हम पृथ्वी के रॉक का भी अध्ययन कर लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमें यह बात पता है एकदम 100% कि जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं पृथ्वी से हुई है। तो इसलिए भी यहाँ पर जाना जरूरी हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको एक नया खबर जो करंट अफेयर का चीज़ है वो बता दें कि शायद 2030 तक अमेरिका ऐसा दावा कर रहा है कि 2030 तक चंद्रमा पर वह अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश कर लेगा। तो ये करंट अफेयर है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन डैश। शांति का महासागर कहाँ स्थित है। वीवीआई क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसको, कि ये जो क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन है कि शांति का महासागर कहाँ पर एस्टेब्लिश है या फिर कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब हम देखें तो शांति का सागर यही चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है। चंद्रमा के बारे में और भी बता दें कि बहुत लोग, या फिर पहले ज़माने में देखिए, चंद्रमा को मामा माना जाता था कि चंद्रमा जो है मामा है। नो डाउट अभी के ज़माने में भी बहुत लोग मामा ही मानते हैं। और इसके पीछे की एक बहुत ही अच्छी घटना है, एक बहुत ही रहस्यमयी घटना है कि मामा इसको इसलिए माना जाता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, ज़रा सा हम आपका समय लेंगे, कि ये सूरज है और ये जो है इसके चारों तरफ अर्थ है। सूरज के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। और ये भी हमें पता है कि अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रही है। तो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है चंद्रमा। ये इस तरह ये चंद्रमा घूम रही है और अर्थ जो है ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो भाई जब ये यहाँ पर आता है, यानी जब मून जो है, ये मून जो है चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाती है, तो लग जाता है सन में ग्रहण। सन में लग गया ग्रहण, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर इक्लिप्सिस। तो सोलर इक्लिप्सिस यानी, अब सिंपल बात है कि यहाँ जो सन में ग्रहण लग जाता है, तो इसको ये माना जाता है, जब हम लोग चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण आपको पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि इसको माना जाता है फादर, इसको माना जाता है मदर, क्योंकि धरती माता है, सूरज देव को फादर माना जाता है, और माता का भाई माना जाता है इसको। इसलिए चंदा को मामा बोला जाता है, क्योंकि ये माँ का भाई है। और ये जब बीच में आए, यानी हस्बैंड वाइफ, सन हो गए हस्बैंड और अर्थ हो गई वाइफ, और इनके बीच में जब मामा आ जाए तो ग्रहण किस में लगता है। तो तब ग्रहण लगता है सूरज में, पिताजी में ग्रहण लगता है। तो ये हम लोग क्लास में एक तरह से बोलें तो एज ए ट्रिक्स के रूप में यूज करते हैं, और बच्चे को काफ़ी अच्छे से याद भी रह जाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो शांति का सागर है
यह हमें देखने को मिलता है चंद्रमा पर ही। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा की ओर जाती है, जब कोई वस्तु जो है पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाती है, तो पृथ्वी से जब चंद्रमा की तरफ जाएगी तो उसका वजन जो है घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि हमने कल के क्लास में यह डिस्कस किया है कि जो पृथ्वी है इसमें ग्रेविटी है, और ग्रेविटी से ऊपर जाने के बाद, ग्रेविटी से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वेट हमारा क्या होगा? वेट हमारा ऑब्वियस सी बात है यह लॉस होगा, कम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो गया हमारा वह हो जाएगा बी नंबर। चलें हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, व्हेन द मून साइज इज हाफ ऑफ द फुल मून, द एंगल बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड द मून इज, जब चंद्रमा का आकार जब चंद्रमा का आकार पूर्णिमा का आधा होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? ये बात को ध्यान रखना है कि जब चंद्रमा का आकार यानी कि जो मून का आकार पूर्णिमा का आधा होता है, पूर्णिमा का आधा कहने का मतलब हो गया कि सिंपली इस तरह का बात हो रही है, पूर्णिमा का आधा होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? यानी सूरज यहाँ हो जाएगा इस समय, और चंद्रमा इसको मान लेते हैं, और पृथ्वी यहाँ हो जाएगा। तो इसके बीच अगर हम कोण बनाने की बात करेंगे तो इसके बीच जो हमारा कोण बन रहा है तो देखेंगे कि ये और ये कोण मिलकर के बन रहा है, तो इसके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। यही है कि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट, इनमें से कौन सा प्लेनेट नहीं है? हमने बताया है कि प्लेनेट होने के लिए क्या कंडीशन है? प्लेनेट होने के लिए कंडीशन है कि जिसका अपना एक ऑर्बिट हो, निश्चित ऑर्बिट हो, कि एकदम हर समय ये जो प्लेनेट है इसी ऑर्बिट में चल रहा हो। दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है? दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि ये जो ऑर्बिट है ये किसी और प्लेनेट्स के ऑर्बिट को कट ना करे, ध्यान रखना है। पहला कंडीशन निश्चित ऑर्बिट हो, दूसरा कंडीशन कि ये किसी भी अनदर प्लेनेट्स के ऑर्बिट को कट ना करे। ठीक है, और तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा तो आप जान ही रहे हैं कि जिनके पास अपना लाइट वगैरह ना हो। तो इस तरह से जो मेजर या फिर बोलें जो मुख्य रूप से जो क्राइटेरिया है प्लेनेट्स होने का वो यही है कि अपना इसका ऑर्बिट हो पर्टिकुलर, और ये ऑर्बिट किसी भी अदर ऑर्बिट को कट ना कर रहा हो। और हमने आपको पहले भी बताया है कि इसी आधार पे प्लूटो को हटाया भी गया है। जो प्लूटो है उसको हटाया भी गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, प्लेनेट नहीं है? तो अर्थ तो प्लेनेट है बाबू, मार्स भी प्लेनेट है, मरकरी भी प्लेनेट है, पर क्या चंद्रमा प्लेनेट है? हमने बताया है, अभी तक बता रहे हैं कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मून जो है यह अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसका सही जवाब जो हमारा हो जाएगा यह हो जाएगा सेट ए नंबर। चले हम लोग नेक्स्ट देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ द मून 2 persons कैन नॉट लिसन ईच अदर एज, यानी कि चंद्रमा की सतह पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इसके पीछे लॉजिक हो सकता है, आप जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो साउंड वेव है इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। बिना मीडियम का साउंड वेव ट्रेवल हो ही नहीं सकता। हम जो अभी बोल रहे हैं और आप जो सुन पा रहे हैं इस माइक के थ्रू, यानी इस बीच में मीडियम है। दैट कौन सा मीडियम है? वो मीडियम है एयर, और एयर के पार्टिकल्स के द्वारा ही हमारा साउंड इस माइक में जा रहा है, और माइक के थ्रू फिर वह डिजिटल से फिर वह डिजिटली कन्वर्ट होकर के सिग्नल्स हर एक जगह जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जान रहे हैं कि जो साउंड वेव है, साउंड वेव के को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम हमेशा हम जान रहे हैं कि ये
एटमॉस्फेयर में है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर मीडियम देखने को मिलता है। तो ध्यान हमें यहाँ इस बात का रखना है साथियों कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। तो चंद्रमा पर जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो चंद्रमा पे मीडियम कहाँ से आई, और जब चंद्रमा पे मीडियम नहीं आई तो फिर एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरी व्यक्ति क्या वहाँ पे सुन पाएगा। तो इसलिए इस सवाल का अगर हम देखें तो सही जवाब जो हो जाएगा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। यानी कि सुनने के लिए हमें वायु चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि वैक्यूम में, निर्वात में साउंड एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं करता है। ये फिजिक्स का रूल है, आप लोग जान रहे होंगे। तो इसका सही जवाब हमारा हो गया बी नंबर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की अगर बात की जाए तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस को सीधा आपको याद कर लेना है कि यह हो जाता है 364,000 किलोमीटर, यानी 364,000 किलोमीटर। ये जो है 3 लाख 3.6 लैक्स भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखना है, 3 लैक्स। ठीक है, ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन है, अनलाइक द फ्लूइड कोर ऑफ द अर्थ द कोर ऑफ द मून इज। पृथ्वी की तरल कोर के विपरीत चंद्रमा का कोर है। देखिए, जब भी हम जियोमॉर्फोलॉजी आप लोगों को पढ़ाते हैं तो हम एक बात की चर्चा करते हैं। वह चर्चा क्या है कि जो पृथ्वी का सबसे अपर सरफेस है दैट इज नॉन एज क्रस्ट, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये तो क्रस्ट हो गया भाई, ये सरफेस हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैंटल। याद आ रहा है? मैंटल के बाद जो इनर सबसे अंदर का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। और क्लास में हम लोग इसको भी सेपरेट करके अगेन मैंटल को हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइप्स में बांटते हैं। किस किस टाइप्स में? एक हो जाता है हमारा आउटर मैंटल और दूसरा हो जाता है इनर मैंटल। कोर को ऑलरेडी हम लोग फिर से 2 भाग में बांटते हैं, इनर कोर, आउटर कोर। और क्रस्ट को भी ध्यान रखना है, क्रस्ट को हम लोग भी किस में बांटते हैं, एक लिथोस्फीयर और दूसरा इसी को क्रस्ट प्लस लिथोस्फीयर दोनों को जब ऐड करके देखते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट। और इसी प्लेट के आधार पे कंटिन्यू, ये प्लेट के आधार पे ही जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक है, जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये आता है सामने निकल करके, जो कि मॉर्गन साहब दिए हैं, जो क्लास में हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं कि, और इसी प्लेट टेक्टोनिक के आधार पे पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी में जितने भी माउंटेन्स हुए हैं, जितने भी प्लेट्यूज हुए हैं, जितने भी इवन की प्लेन एरियाज है, इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया या इधर जो भी प्लेन एरियाज का फॉर्मेशन हुआ है इवन इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, जो भी माउंटेन है, हिमालयाज हो गया या रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, एटलस हो गया, यूराल हो गया, जो भी माउंटेन है सारे के सारे का फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। जितने भी जो आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में बहुत सारी बातें देखते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, और फिर पैरेलल जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेट, डाइवर्जेंट हो रहा है तो क्या बनेगा, और फिर कन्वर्जेंट हो रहा है तो क्या बनेगा। सब के सब का जो रहस्य है, जितनी भी रहस्य आज तक छुपी हुई है, हमने क्लास में कल परसों आप लोगों को यह भी बताया है कि जो इंडिया का साउथ एरिया है और यहाँ पे जो नीचे श्रीलंका है, इसके बीच में जो राम सेतु है, जिसको राम सेतु बोलते हैं, ये राम सेतु, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में। तो ये सारे के सारे जो रहस्य हैं, इन सब का पर्दाफाश करता है कौन, यही प्लेट टेक्टोनिक। आगे इसका भी सवाल आएगा हमारे पास, तो यही प्लेट टेक्टोनिक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो इनर कोर है, पृथ्वी के अंदर तो इनर कोर है, तरल कोर है। अब देखिए कोर में क्या है, तरल कोर। हमने बताया कि कोर को भी हम 2 टाइप में बांटते हैं, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। आउटर कोर जो है वह लिक्विड फेज में है, और ये सब पता कैसे करते हैं, ये सब पता चला है हमें भूकंपीय तरंगों से, सिस्मिक वेव से।
तो ध्यान यहाँ पे रखना है कि अगर पृथ्वी के पृथ्वी के अंदर जो है तरल कोर है, तो पृथ्वी के चंद्रमा के अंदर में क्या होगा? तो चंद्रमा के अंदर में अगर बात करें तो ठोस होगा। क्योंकि एग्जैक्ट जो बात करें, देखिए जो हमने बताया, ये कोर जो है इसको माना यही जाता है कि सॉलिड ही है ये, लेकिन चूंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोग और ज़्यादा डीप जाके पढ़ाते हैं तो उसको अपर कोर को एज अ प्लाज्मा फेज में बताते हैं कि ये प्लाज्मा फेज में है और अंदर का जो कोर है वो पूरी तरह से सॉलिड है। तो जब ये सॉलिड है तो चंद्रमा का कोर क्या होगा? हमने अभी तुरंत बताया है कि चंद्रमा जो है इसी पृथ्वी से तो टूट करके बना है, तो जब इसका कोर सॉलिड है तो भाई इसका भी तो कोर सॉलिड ही होगा, तो सीधा इसका आंसर हमारा ठोस निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन में है द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग रॉक द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़े के समूह को कहा जाता है। क्वेश्चन आने से पहले मैंने इसका जवाब दे दिया है आप लोगों को। जब बताया था कि ये सन है और यहाँ पे मरकरी, वीनस और अर्थ, जस्ट अर्थ के बाद मार्स और ये जुपिटर, और इसके बीच में एक लाइन खींचा था जिसको क्या बोला था, याद है? उसको बोला था मैंने क्या? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट है यह, और ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच है? तो मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, और इसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, क्या है? छोटे 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 और बड़े सारे जो रॉक हैं ये सब मिलकर के एस्टेरॉयड बेल्ट बनते हैं, और यही एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद उधर के जो प्लैनेट्स हैं उसको गैसियस और इधर के प्लैनेट्स को क्या? पार्थिव, या फिर बोले तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये आज का 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में जब भी हम आगे नेक्स्ट सेशन कल लेकर के आएंगे फिर से, तो आपके लिए फिर से हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। साथियों, हमें उम्मीद है कि हमें हमारे इस सेशन से आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा होगा, और आपको जो भी हम बोर्ड पे अदर चीज़ें समझा रहे हैं आप ओबियसली एकदम निश्चिंत होकर के चुपचाप अपने कॉपी में लिखें, और इसका फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। और जो भी समझा रहे हैं और लगातार अगर आप क्लास में बने हुए हैं, बने रहेंगे, तो हम आपको यह बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपको जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे हमारी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आकर के बहुत सारे जो जिसको बोलते हैं हम लोग गैसिंग पावर या फिर एनालिटिकल पावर, उस आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।